स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं व्यवस्था से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना वक्त की जरूरत है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी भारत में जन्मे टेक एक्सपर्ट को अपना सीईओ चुनती है तो निश्चित रूप से देश में गर्व की एक भावना का संचार होता है, लेकिन शायद साथ ही कुछ निराशा भी जन्म लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, जी ये तो गर्व की बात है, भारत में जन्मा व्यक्ति दूसरे देश में हमारा नाम रोशन कर रहा है, उसके लिए तो गर्व की बात है। लेकिन आप इसे इस नजरिए से देखिए कि कैसा होता अगर वो हमारे देश में रहकर देश का नाम रोशन करता, शायद वो अपनी खुद की टेक जायंट कंपनी का मालिक होता या भारत की ही किसी कंपनी का सीईओ होता। तो अब यही ख्याल मन में कई सारे सवाल उत्पन्न करता है कि हमारे देश में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहां स्टैंड करती है आज की डेट में। क्यों हम आज भी आईटी सेक्टर में इंपोर्ट्स में आगे हैं, एक्सपोर्ट्स में बहुत दूर है, और मार्केट हमारी बहुत बड़ी है। विश्व भर में भारत के संबंध में प्रसिद्ध टेक्नोलॉजिस्ट की उपस्थिति के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं बन सका है। इस विफलता के लिए कम पब्लिक स्पेंडिंग, हाई इंपोर्ट्स एंड ब्रेन ड्रेन जैसे फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के लिए अमेरिका और जापान जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स देशों के साथ भारत के बेहतरीन संबंधों का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में से एक में स्थापित करने हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेरिशरी एजुकेशन और साथ ही पब्लिक फंड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत को आईटी सेक्टर पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे अपनी चर्चा की ओर। तो पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालते हैं, भारतीय आईटी क्षेत्र के अंदर उपलब्धियां क्या है। 1950 के दशक में नियोजन और औद्योगिकरण की शुरुआत जो है की गई, उस वक्त तकनीक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दिया गया। नई तकनीकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की फंडिंग जो है वह बढ़ाई गई। ये 1950 की बात है जब आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना जो है आईटी क्षेत्र के लिए नींव साबित हुई, क्योंकि आज हमारे जितने भी इंजीनियर्स की हम बात करते हैं तो वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो आईटी उद्योगों में बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास सबसे तेज है जब हम भारत की बात करते हैं तो। और एम्प्लॉयमेंट की भी अगर बात करें तो भारत में टेरिशरी एजुकेशन छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टेम छात्र हैं उनकी सबसे ज्यादा मात्रा है। 2019 में 3,52,00,000 छात्रों ने टेरिशरी एजुकेशन में नामांकित हुए। तो जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं, अब ये यूनेस्को की रिपोर्ट आती है जहां यूनेस्को के अनुसार 2019 में भारत में स्टेम ग्रेजुएट की संख्या सबसे अधिक है। अब स्टेम ग्रेजुएट क्या होते हैं? स्टेम ग्रेजुएट वो होते हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ ही इंजीनियरिंग और मैथमेटिशियंस की पढ़ाई करते हैं। तो 32.2% हमारे पूरी टोटल, अगर हम 100% की बात करते हैं तो स्टेम एजुकेशन के अंदर सबसे ऊपर है। पूरे विश्व के अंदर हम सबसे ऊपर है। आप सोचिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिशियन के अंदर ये भारत की उपलब्धि है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। चुनौतियां क्या है? भारत में तेजी से बढ़ रहा ब्रेन ड्रेन, यानी कि पढ़ाई बच्चे यहां कर रहे हैं आईआईटी के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन होते हुए नजर आ रहा है। दूसरे देशों में टैलेंटेड छात्रों का बेहतर रोजगार के लिए पलायन होते हुए नजर आ रहा है। ये माइग्रेशन जो होते हुए नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। 2019 तक अमेरिका में आपको बता दें 2.7 मिलियन भारतीय वहां पर मौजूद हैं, माइग्रेट हुए हैं। अब ये जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं, आपको सोचकर आश्चर्य नहीं होगा जब आपको खबरें मिलती हैं कि सीईओ भारतीय बना है। तो अमेरिका में सबसे अधिक शिक्षित और पेशेवर रूप से संपन्न है, यानी कि एजुकेटेड हैं, अपने आप में एक अपना करियर फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश के अंदर सबसे आर्थिक अगर हम बात करते हैं मजबूत देश, तो वहां पर हमारे शिक्षित लोग, हमारे यहां से पढ़ाई करे हुए इंजीनियर्स जो है वे सीईओ की नौकरी कर रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो व्यय में लगातार गिरावट होते हुए नजर आ रही है। तो ये सबसे बड़ी भारतीय आईटी क्षेत्र के अंदर चुनौती है। तो वर्ष 1990 से लेकर 91 के अंदर जब हम रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 0.85% से वर्ष 2018 तक ये 0.65% पर पहुंचा। ये बात हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कर रहे हैं। कॉलेजों के लिए कम पब्लिक फंड, स्टेम ग्रेजुएट का बड़ा भाग निजी संस्थानों में नामांकित है, यानी कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं है। जो जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी ये साइंस से जुड़े बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये निजी संस्थानों यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एजुकेट हो रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी के ऊपर एक सवाल उठता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उच्च आयात बड़ी चुनौती है। जब हम अपने हाथ में फोन ही देख लेते हैं तो वो मेड इन इंडिया नहीं नजर आता। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। तो भारत सभी प्रकार की नई तकनीक के लिए एक बड़ा बाजार है। जब हम पूरे वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो सबसे अच्छी मार्केट भारत की है। सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर जो है वे भारत में है, लेकिन घरेलू उद्योग अभी तक इसका लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। हम कंज्यूमर तो है, लेकिन हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तमाम चुनौतियां हैं। देश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अपनी क्षमता से बहुत नीचे परिचालित कर रहा है, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है। आप सोचिए कि हमारे स्टेम जो इतने भी छात्र हैं वो सबसे ज्यादा है विश्व में। इसके बावजूद भी, हमारी कंजम्पशन होने के बावजूद भी, मार्केट होने के बावजूद भी, कच्चे तेल का एग्जांपल ले लीजिए। कच्चे तेल के बाद इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आयात बिल में दूसरे पद पर है। ये आंखें खोल देने वाला आप देखेंगे दृश्य, जहां पर हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो 2021 में, 2020 और 21 में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का आयात उसके निर्यात से 5 गुना था। आप इमेजिन करिए कि हमारा जो इंपोर्ट है टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के अंदर, हमारे निर्यात का 5 गुना था। तो आज की हमारी चर्चा इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी ग्रोथ है और आज हम कहां स्टैंड करते हैं। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि यादव हमारे साथ, आईटी एक्सपर्ट विपुल मेहरोत्रा हमारे साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और प्रोफेसर अखिल स्वामी शास्त्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा विपुल मेहरोत्रा जी आपसे रहेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आने वाले समय के अंदर अगर हम 10 साल के अंदर बात करते हैं तो आईटी सेक्टर की क्या ग्रोथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है भारत के साथ साथ विश्व के अंदर, इसे आप पे क्या कहना चाहेंगे? पैनल में इंक्लूड करने के लिए। एंड जहां तक आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री में ना केवल ग्रोथ है बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ है। सस्टेनेबल ग्रोथ की जहां हम बात करते हैं वहां पर ये बात होती है कि आने वाले सालों में जिस तेजी से ये ग्राफ बढ़ेगा, जो 17-18% और इवन उससे ज्यादा ये ग्राफ बढ़ेगा अपॉर्चुनिटीज का और उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज और ये ना केवल बढ़ेंगी बल्कि वो कारगर रूप से बढ़ेंगी। उसमें अपॉर्चुनिटीज क्यों बढ़ रही हैं? वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ऑटोमेशन के ऊपर, डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है। ये फोकस इस तौर पे जा चुका है कि हमारे पूरी तमाम जितना भी हमारे जिंदगी है आसपास की, वो सारी की सारी आईटी से लिंक हो चुकी है। चाहे वो तो अगर इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो आपसे इस सवाल के ऊपर एक और सवाल ये भी रहेगा मेरा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है अभी आईटी सेक्टर के, जिस तरीके से हम आगे आने वाले समय के अंदर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत है और वो उसी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ भी रहा है। आप देख सकते हैं सरकार ने कई सारे इसमें स्कीम्स और पॉलिसीज निकाली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। और रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही कई तमाम संशोधन भी आए हैं, अमेंडमेंट्स भी आए हैं ताकि वो उतनी तेजी से बढ़ाए जा सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आईटी इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार भी है और उसको बढ़ाकर आगे ले जाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी तेजी से आगे उसके साथ बढ़ भी रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें आपको बहुत बढ़ती हुई दिखेंगी और जो तेजी अगले 20 साल के अंदर दिखेगी वो जाहिर सी बात है फ्यूचर को उस हिसाब से सिक्योर भी बनाएगी, ऑटोमेटिक भी बनाएगी और सहूलियत देगी। आपके पास वापस लौटती हूँ मैं ऋषि जी, आपसे मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो एक ब्रेन ड्रेन की समस्या जो है वो हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती है। बच्चे पढ़ते तो यहाँ पर हैं लेकिन बाहर चले जाते हैं, अमेरिका जैसे देश के अंदर और देशों के अंदर चले जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पलक, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करूंगा कि अगर दुनिया में कोई भी कहीं संस्कृत पढ़ेगा और फिर उसको यूटिलाइज करेगा तो वो कहाँ जाएगा? पढ़ने भी इंडिया आएगा, उसको यूटिलाइज करने भी इंडिया आएगा, क्योंकि उसको सिखाना भी इंडियंस को है। तो इसी तरह से आईटी इंडस्ट्री का जो इवैल्यूएशन हुआ, जो फॉर्मेशन हुआ, वो इंडिया में नहीं हुआ, वो बाहर हुआ। तो उसका जो एक्चुअल जिसे कहते हैं कि वैल्यू है, यूटिलाइजेशन है, इंप्रूवमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो बाहर ही है। तो अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो इससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यूर राइट, बट इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आईटी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि किसी एक देश
एक जगह, एक कॉन्टिनेंट से में सिमटी हुई है। आईटी एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, और इनफैक्ट आईटी ही एक ऐसी चीज है जिसने हमारे हिंदुस्तान को, इंडिया को एक अलग पहचान दी है। पूरे वर्ल्ड के वर्कफोर्स का 68% जो वर्कफोर्स है आईटी का, वो इंडिया का है, इंडियंस है। 67% जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग होती है आईटी की, आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज की, मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी काफी पीछे हैं, हमें उसमें इंप्रूव करना है। जैसे अभी आपने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंप्रूवमेंट की जरूरत है जी। तो 67% ऑफ द ग्लोबल आउटसोर्सिंग आईटी एनेबल्ड इंडस्ट्री सर्विसेज का इंडिया से है। तो बल्कि इंडिया ने एक बहुत सी पहचान दी है। तो इसलिए अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आईटी जो चीज है ये किसी जगह पे सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में फैली है। लेकिन ब्रेन ड्रेन से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें सुनने को मिलता है जी इस कंपनी के अंदर सीईओ जो है वो भारतीय बन गया, इस कंपनी के अंदर सीईओ भारतीय बन गया, तो सवाल मन में खुश होने वाली बात है, गर्व महसूस होता है, लेकिन फिर उसका मेन मैं ये कहूंगा कि हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि 5G तकनीक को यूज करते हुए हम उसको कैसे अब तक उन लोगों के लिए यूज करें जहां तक ये जिसे कहते हैं परलोकेट नहीं हुई थी, ना नहीं पहुंची थी, गांवों तक, दूर दराज एरिया तक, हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। हेल्थ केयर, आपका डेली का काम, आपकी स्टडीज, अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, अगर आपका पेट भरा नहीं होगा तो ना आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ना आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपका खाली दिमाग काम में ही रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमको ये चीजें देनी है। बिल्कुल सही बात है स्वामी सर का कि हम एक चीज अटेंड कर चुके हैं, अब वो अटेंड करना भी गलत नहीं था, बिकॉज हमने एक अपनी सुप्रीमेसी दिखा दी है वर्ल्ड को, हमने एक लीड ले ली है। अब उस लीड को यूज करते हुए हमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। अखिल जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी लगातार हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आईआईटी के ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया, ये ऑफिशियल डेटा है मेरे पास। इसके अंदर हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, एक बार फिर रिपीट कर दूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जहां 1991 में जीडीपी का 0.85% खर्च होता था, आज की डेट के अंदर ये इतना कम हो गया है कि 0.6% खर्च हो रहा है। और मैं दूसरे मुल्क अगर देशों की बात करती हूं तो वहां पर 4.5%, 5% ऐसे अपने जीडीपी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हम कितना सीरियस है आईटी सेक्टर को देखते हुए, अगर हम सरकार की बात करते हैं तो? देखिए, जो बात आपने पहले पूछी थी, मैं आईआईटी से पढ़ा हूं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है। जो आईआईटी की पढ़ाई प्रणाली है और वहां की जो व्यवस्था है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, जमीन आसमान का अंतर है। जो हम लोग इसलिए पढ़ पाए, मध्यम वर्गीय होने के बावजूद इसलिए पढ़ पाए कि वहां फीस इतनी कम थी कि हम लोग उसको अफोर्ड कर पाए। 4 भाई बहन मेडिकल भी पढ़ लिए, इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, आईएएस में भी क्वालिफाई कर गए, और चारों इसलिए कर पाए कि हम लोग उस समय सरकारी संस्थान थे। अगर आज सरकारी संस्थानों को खत्म करेंगे और हर चीज को प्राइवेटाइज करेंगे, तो जो पहले चीज मैंने कही थी, आप शिक्षा और सारे रोजगार के अवसर केवल अमीर वर्ग को देना चाहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र और जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको इस चीज से और फिर उसके बाद सर देखने को ये मिल रहा है, जिस क्षेत्र को आप पढ़ा रहे हैं, जिस सेक्शन को आप इतना मजबूत कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। ये कोई तस्वीर किसी से छुपी नहीं है, सारे जितने भी हमारा अच्छा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये जो सरकारी, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हर जगह, जो एक आईआईटी का प्रोफेसर है उसकी जो निष्ठा है और जो उसका एक प्रकार का जॉब सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट उसको ये नहीं कह सकता कि कल से नौकरी पे मत आइएगा। जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है उसको किसी दिन भी कहा जा सकता है कि आपको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 25,000 का आदमी बाहर बैठा है, शिक्षा का स्तर उठाना है हमारा उद्देश्य नहीं है, पैसा बचाना हमारा उद्देश्य है, आप कल से मत आइएगा, हम 25,000 के। और ये सरकारी संस्थानों में नहीं होता है। तो जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं, जो गुरु शिष्य परंपरा हमने सरकारी संस्थानों में देखी है, क्योंकि वहां का जो अध्यापक है वो निष्ठावान है और पूरी तरह से समर्पित है। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचारे परेशान हैं, और इतनी ज्यादा पीएचडी लोग बैठे हुए हैं कि 10 नौकरियां निकलती हैं और 1,000 लोग उसमें पहुंच जाते हैं। तो एक प्रकार का जो बार्गेनिंग पावर है वो एम्प्लॉयर के पास है, और एम्प्लॉय को जो टीचर का एक स्तर होना चाहिए
जो टीचर को सम्मान मिलना चाहिए जो हमने अपने टीचर्स को दिया है। आज के समय में प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को क्योंकि गुरु को वो सम्मान नहीं मिल रहा है तो गुरु शिष्य परंपरा भी टूट रही है और हमारी जो भारतीय परंपरा है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर काफी फर्क पड़ रहा है। तो इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे, जो ये लगातार हमारा बजट जो है वो कम होते हुए नजर आ रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर फ्लरिश हो रहा है, 2026 तक कहा जा रहा है कि 350 बिलियन की जो है हमारी मार्केट रहेगी इसकी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा ये जो विकास हो रहा है ये हमारे बच्चे, क्योंकि मैंने विभिन्न देशों के बच्चों को भी पढ़ाया है, जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं वो इतने परिश्रमी हैं, उन्होंने संघर्ष करना बचपन से सीखा है। हम भी संघर्ष करके बढ़े और आज के बच्चे भी जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हैं वो संघर्ष करना जानते हैं। विदेश के बच्चे संघर्ष करना भूल गए हैं, इसलिए भारत की एक जो कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी है वो है। हमारे बच्चे क्योंकि संघर्षशील हैं इसलिए, लेकिन इसके लिए कि हमारी सरकार उसके लिए कोई मदद दे रही है या अवस्थापनाएं उनके पास हैं या इस प्रकार की उनको मदद मिल रही है, नहीं। आप देखें कि ये बच्चों की संघर्षशीलता की वजह से हमारे जो सीईओ बन रहे हैं विदेशों में, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बन रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा जो है वो पैदा होते ही संघर्ष करना सीख जाता है और वो उसको स्पून फीडिंग नहीं होती है। बहुत ज्यादा धनाढ्य परिवारों की बात छोड़ दीजिए, वरना हम लोग जीवन की रोजमर्रा की चीजों में संघर्ष करते हैं। तो यहाँ का जो बच्चा है वो इसलिए आगे बढ़ रहा है, देश इसलिए आगे बढ़ रहा है अपनी खुद की काबिलियत की वजह से, अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से। बहुत बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती समय हमें दिया और आईटी सेक्टर के ऊपर एक महत्वपूर्ण चर्चा करी, क्योंकि बेहद जरूरी है जब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की, जहां यह कहा जाता है कि आने वाले समय के अंदर 2026 तक ये जो मार्केट होगी 350 बिलियन डॉलर की होगी भारत के अंदर। तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो उन्हें कितनी अच्छे से एजुकेशन जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। और वहीं विदेश के अंदर जाता हुआ हमारा जो ये पूरा इंजीनियर्स हैं, इसके ऊपर भी एक सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए मैं लेती हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।